बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यूरोजेनिक शॉक है। इससे पहले हम हाइपोवोलेमिक शॉक को काफ़ी डिटेल के अंदर कर चुके हैं। उसके बाद हमने सेप्टिक शॉक को काफ़ी डिटेल के अंदर किया था और एनाफाइलेक्टिक शॉक को हमने किया था। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो न्यूरोजेनिक शॉक होगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि पेशेंट के अंदर शॉक की कंडीशन किस तरह आती है। सबसे पहले आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ही कम हो जाती है। जब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम होगी, उनको ऑर्गन्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है उनकी डिमांड के मुताबिक नहीं मिलेगी जो कि हमारे ब्लड के अंदर होती है, तो पेशेंट के अंदर शॉक की कंडीशन आएगी। ये तो हमने पढ़ा था नॉर्मली। और हमें ये भी पता है कि शॉक दो कंडीशन की वजह से हो सकता है। या तो आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई पैथोलॉजी आ गई, कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है, उसकी वजह से हार्ट जो है वो ब्लड को पंप ही नहीं कर रहा, पीछे से वेसल से ब्लड कंप्लीट आ रहा हार्ट में, मगर हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर दूसरी ये हो सकती है कि वेसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी वजह से वेजोडाइलेशन होगी जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो लॉस होकर इंटरस्टिशियल स्पेसिस में एकमुलेट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये थी शॉक की कंडीशन किस वजह से आ सकता है। आज हम न्यूरोजेनिक शॉक पढ़ेंगे। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से मिलके बना होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम होता है जो कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद काम करता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो कि बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिर्फ दो थिंग्स के कम्बिनेशन से बना होता है। एक सिंपैथेटिक नर्वस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक ऑटो नर्वस सिस्टम होता है। एक सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता और एक पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक ऑटो नर्वस सिस्टम्स का क्या काम होता है? सिंपैथेटिक ऑटो नर्वस सिस्टम्स जो होता है ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। एक तो ये इसका काम है। उसके बाद ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है और ये वेजो डायलेशन करवाता है। अब देखें, एक नॉर्मल पर्सन जो है उसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम जो होते हैं ये अपनी नॉर्मल वैल्यू में होती है, ये मेंटेन होती है। क्योंकि ये जो है वेजोडाइलेशन करवा रहा है और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, ये दोनों जब एक नॉर्मल सिचुएशन में होंगे, नॉर्मल वैल्यू में होंगे, तो तभी वेसल्स के अंदर जो है वो पेरिस्टालसिस होगी। वेसल्स के अंदर जो पेरिस्टालसिस होगी फिर ही आगे ब्लड जो है वह वेसल से आगे ऑर्गन्स तक जाएगा। वेसल्स के अंदर जो भी कंस्ट्रिक्शंस और रिलैक्सेशंस होंगी वो एक तरह से नॉर्मल होगी। इन दोनों का नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी होता है और एक नॉर्मल पर्सन में ये दोनों नॉर्मल होते हैं। अब सपोज करें ये हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये जो है ये सर्वाइकल एरिया है जो कि 7 होती है। उसके बाद ये जो है ये थोरेसिक एरिया है जो कि 12 इन नंबर होती है। उसके बाद ये लंबर एरिया है जो कि 5 होती है। ये सैक्रल, ये लंबर और ये कॉक्सीजियल हो गया। ये तो हो गए, ये तो हमारा हो गया। उसके बाद
हम अगर देखें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स जो होता है इसकी न्यूरॉन्स का आउटफ्लो जो होता है वो थोरैसिक और लंबर एरिया से होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका आउटफ्लो जो होता है वो क्रेनियल से होता है, क्रेनियल से होता है और सैक्रल से होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि क्रेनियो सैक्रल। क्रेनियो सैक्रल से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का आउटफ्लो होता है और थोरैको लंबर रीजन से जो है वो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आउटफ्लो होता है। हमें पता है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो एक्सटेंड करता है L1 से L2 तक वो एक्सटेंड करता है। अब अगर किसी भी गन शूट या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या एनी रीजंस की वजह से बंदे के अंदर स्पाइनल एक्यूट इंजरी हो जाती है, तो जब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी तो हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्सटेंड करता है लंबर 2 तक। तो इसके अंदर थोरैसिक रीजन भी आ गई और इसके अंदर लंबर रीजन भी आ गई। तो जब ये डैमेज होगा, इसकी इंजरी होगी, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी डैमेज होगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज होगा तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी सिंपैथेटिक। जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी तो हार्ट रेट भी डिक्रीज़ होगी। हार्ट रेट डिक्रीज़ होगी तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ होगी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ होगी तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो कम होगा और पेशेंट के अंदर शॉक आएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, जब वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाने वाला बंदा ही जो है वो ही डिक्रीज़ हो गया। नॉर्मली बंदे में तो ये दोनों जो है वो नॉर्मल होते हैं, एक रेंज में होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जब सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से वो कम होगी उसकी एक्टिविटी, तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो वैज़ोडाइलेशन करवाता है और हार्ट रेट को जो है ये डिक्रीज़ करवाता है। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी ये हार्ट रेट भी डिक्रीज़ करवाएगा और वैज़ोडाइलेशन भी करवाएगा। जब वैज़ोडाइलेशन होगी तो ब्लड जो है वेसल्स के अंदर जो है वेसल्स के अंदर से इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जाना शुरू हो जाएगा और पेशेंट के अंदर एडीमा भी करवा सकता है। जब इंटरस्टिशियल में स्पेसिस में जाएगा तो ब्लड का आउटफ्लो जो ब्लड जो है वो ऑर्गन्स को नहीं मिल पाएगा। अब एक तरह से ये देखें, बंदे के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। क्या होगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज। जब वीनस रिटर्न डिक्रीज़ होगा तो हार्ट की कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगी। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगी तो बीपी डिक्रीज़ होगा। बीपी डिक्रीज़ होगा तो बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई जो है वो कम मिलेगी और पेशेंट जो है वो शॉक की कंडीशन में जाएगा। और ऐसे शॉक को जो कि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से होता है उसको हम न्यूरोजेनिक शॉक कहते होते हैं। तो यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर सिम्टम्स और साइंस हमें देखने को क्या क्या मिलते हैं। पहला सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलता है, सिर्फ़ और सिर्फ सारे शॉक में न्यूरोजेनिक शॉक सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा शॉक है जिसके अंदर आपको हार्ट रेट डिक्रीज़ मिलती है। इसकी वजह क्या है कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो गया, जिसका आउटफ्लो हो रहा था थोरैको लंबर रीजन से, तो जब ये ही डैमेज हो गया इस तक जो है वो न्यूरॉन्स नहीं पहुँचेगी, ब्रेन का मैसेज नहीं पहुँचेगा। तो जब हमें पता है कि जब भी ब्लड फ्लो कम होता था बॉडी ऑर्गन्स को तो ब्रेन जो है वो हार्ट को सिग्नल देता था कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तुम्हारी ज़रूरत है आगे, तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड मिल पाएगा। मगर यहाँ पे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो गया जिस वजह से हार्ट रेट डिक्रीज़ होती है। उसके बाद पेशेंट को चेस्ट पेन होती है।
उसके बाद पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, डिस्निया होता है पेशेंट के अंदर। भाई जब देखे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो जब ब्लड सप्लाई कम हो रही तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऑर्गन्स के अंदर ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर। तो पेशेंट के अंदर जो है वो इंस्पायरेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा, पेशेंट को जो है वो डिस्निया होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट के अंदर साइनोसिस लिप्स एंड फिंगर्स और लिप्स में साइनोसिस मिलती है। जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है, लोअर पेरिफेरल एरिया को ब्लड सप्लाई कम होगी, तो फिंगर्स जो है वो ब्लूइश मिलेगी, ब्लूइश कलर में मिलेगी। उसके बाद हम डायग्नोज क्या करते होते हैं इस बंदे में, डायग्नोज हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते होते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमें हिस्ट्री से ही पता चल जाता होता है कि पेशेंट को कोई इंजरी तो नहीं हुई स्पाइनल कॉर्ड की। तो इसलिए इसके इतना ख़ास डायग्नोज की ज़रूरत तो नहीं होती, मगर फिर भी इसके अंदर हम सीटी स्कैन करवा लेते होते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई। ट्रीटमेंट में हमें इस एपिनेफ्रीन देते होते हैं, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रीन और नॉर एड्रेनालिन। So this is all about neurogenic shock.